नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। मैं डॉक्टर अंजनी कुमार सिन्हा फिर से एक बार पॉलिटिकल मंत्रा के इस मंच पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं फ्रांसिस बेकन के बारे में। फ्रांसिस बेकन के बारे में जानने से पहले मैं आप लोग से एक फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और 8 फरवरी से जो है आपका इस पॉलिटिकल मंत्रा के नाम से ही जो टेलीग्राम पे चैनल है उस चैनल पे प्रतिदिन क्यूज होने वाला है। पिछले कुछ समय से हम लोग उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। बहुत से बच्चों ने इसको सराहा भी है कि सर इससे हम लाभान्वित हुए हैं। और इस बार नए तरीके से और पेपर 1 के भी क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए हैं। तो जब फटाफट जो है आप टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल मंत्रा सर्च करें टेलीग्राम पे और वहाँ आप ज्वाइन कर लें। साथ ही यहाँ पर कुछ वीडियो बनाने की भी मांग की गई थी, उसी क्रम में ये वीडियो भी बनाए जा रहे हैं। तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे फ्रांसिस बेकन के बारे में। यह जब कभी परीक्षा के ऑप्शन में आपको मिल जाता है, चाहे वह असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन हो या किसी पॉलिटिकल साइंस से संबंधित यूजीसी नेट या और अन्य एग्जाम में भी यह ऑप्शन आपको दिखने को मिल जाता है। ठीक है, तो फ्रांसिस बेकन कौन है, आइए फटाफट हम लोग उनको जानने का प्रयास करते हैं, है ना। तो चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो पीडीएफ तो यहाँ पर मैं नहीं दिखा पाता हूँ। पीडीएफ आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जा करके डाउनलोड कर लिया करें। वहाँ पर मैं एक तस्वीर जो है ज़रूर लगाता हूँ ताकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग उस व्यक्ति के बारे में पता चल सके कि हाँ यह दिखते किस तरह से हैं, वह कब से बिलोंग करते हैं, उनका डेट ऑफ वर्ष जो है वर्ष या ईयर कह लीजिए, ईयर मैं ज़रूर बताते रहता हूं ताकि एक उनका लाइफ स्पैन जो है वह पता चलने से कई सारे प्रश्न को सॉल्व करने में आसानी होती है। तो फ्रांसिस बेकन का जन्म जो है वह 1561 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1561 ईस्वी में। और 1626 ईस्वी में यह डेथ कर जाते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूके से बिलोंग करते हैं। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते हैं। और यह एक दार्शनिक, निबंधकार, एक राजमर्मज्ञ और न्यायविद, इन सब चीज़ों की उपाधि इनको प्राप्त थी। ये सोच लीजिए कि यह कितना पढ़ा लिखा और कितना समझदार व्यक्ति होगा तब इस प्रकार से किसी को ओहदा इस तरह का मिलता है ना। एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह जो है साइंटिफिक मेथड के उन्नायक के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि जो है उसको डेवलप करने का श्रेय इनको जो है जाता है। साथ ही एक और मैं आपको इनसे संबंधित इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि ये पहले ब्रिटिश व्यक्ति हैं जिन्होंने एम्पिरिकल स्टडी जो करने का शुरुआत हुई वह ब्रिटेन में इसी व्यक्ति को श्रेय जाता है कि यह व्यक्ति जो है सर्वप्रथम एम्पिरिकल स्टडी की शुरुआत करी है। उसके बाद में जो है यहाँ पर देखिए लॉक है, यहाँ पर एक और नाम आता है डेविड ह्यूम का, एक नाम डेविड ह्यूम का आता है। उसके बाद जेम्स मिल और बर्ट्रैंड रसेल जो हैं उनका भी नाम आता है कि इस सोच को जो है आगे लेकर के चलने वाले ये सारे विद्वान जो हैं यूके को जो है इस तरह की चीज़ वह करते रहे हैं। तो याद रखिएगा कि जो है यह किस किस तरह से जो है अटैच है। उसके बाद जो है इनकी कुछ पुस्तकें हैं, 3 पुस्तकों की यहाँ पर मैं चर्चा किया हूँ। एक तो निबंधमाला के रूप में जानी जाती है जिसको द एसेज करके जो है वह आता है। 1597 में यह पुस्तक वह लिखते हैं और यह एक निबंध की जो है एक श्रेणी है। 1626 तक जो है इसमें संशोधन होते रहता है। 1597 में यह पहली बार प्रकाशित होता है और उसमें संशोधन टाइम टू टाइम जो है वह होता रहता है। ठीक है, उसके बाद दूसरी पुस्तक जो इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रही है वह 1605 ईस्वी में आई है, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग करके। द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग करके एक पुस्तक आती है। इसमें वह ज्ञान के खोज से ज्ञान का एक सर्वेक्षण करते हैं और जो वैज्ञानिक व्यवस्था होती है उसके वर्तमान और भविष्य को देख करके उसको नए तरीके से उसको परिभाषित करने का कार्य वह करते हैं। ठीक है, और 1620 ईस्वी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक वह लिखते हैं, न्यू ऑर्गेनन।
ठीक है। तो यह पुस्तक जो है वह इसलिए मैं इम्पोर्टेंट कर रहा हूँ क्योंकि इस पुस्तक में जो है वह अरस्तु की तर्क शैली जो है उसको वह रिजेक्ट करते हैं और वह कहते हैं कि यह जो है उपयुक्त शैली नहीं है। ठीक है। तो ये 3 पुस्तक द एसेज, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग और न्यू ऑर्गेनन, ये तीनों पुस्तक आप ध्यान रखेंगे फ्रांसिस बेकन से संबंधित यह कभी परीक्षा में आ सकता है। ठीक है। आगे वह विज्ञान के स्वरूप और विज्ञान के लाभ के बारे में भी बात करते हैं और वह कहते हैं कि विज्ञान का ध्येय जो होता है, जो लक्ष्य होता है विज्ञान का, वह अनुभव मूलक यानी कि इम्पीरिकल स्टडी के द्वारा आधार सामग्री सूचना को जो है संकलन करना होता है और उसका उद्देश्य जो होता है एक समान निष्कर्ष के द्वारा जनहित के लिए कार्य करना होता है। वह विज्ञान का कभी यह उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि वह एक मौज मस्ती इंटरटेनमेंट के लिए जो है आवश्यकताओं की वह पूर्ति करे। ठीक है, ये बातें ध्यान रखिएगा। और वह फिर आगे चल करके जो है वह फ्रांसिस बेकन जो है वह आगमनात्मक पद्धति, देखिए यहाँ पर मैं लिखा भी था, इंडक्टिव मेथड के बारे में बात करते हैं। और इंडक्टिव मेथड जो होता है वह विशेष से सामान्य की ओर चलता है। पहले जो है वह कुछ विशेष चीज़ें आती है और तब फिर जो है एक जनरलाइजेशन किया जाता है, एक सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। और ठीक इसके उल्टा जो है वह डिडक्टिव होता है, पहले जो है सामान्यीकरण हो जाता है, तब जो है वह विशेष की ओर चला जाता है। तो इन चीज़ों को जो है हम लोग पेपर 1 में भी पढ़ते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड में। अगर आप PhD वगैरह करते हैं तो वहाँ पर रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक कोर्स ही इसका जो है वह कराया जाता है। तो खैर उस और हम लोग अभी नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ यह ध्यान रखना है कि फ्रांसिस बेकन भी जो हैं इंडक्टिव मेथड से संबंधित हैं, वह उसकी बात करते हैं। यहाँ पर बताना यह कार्य है। ऐसे इंडक्टिव मेथड में जो है वह अरस्तु का नाम आता है और डिडक्टिव मेथड में जो है वह प्लेटो का नाम भी आता है। ठीक है, वह आपका पेपर 1 में भी इससे मैच करने के लिए कई बार क्वेश्चंस जो है वह आ गया है। एक चीज़ यहाँ पर और है कि वह एक कोटेशन देते हैं इसी क्रम में कि ज्ञान जो है वह स्वयं ही क्या है, शक्ति है। ज्ञान स्वयं ही शक्ति है। अगर आपके पास ज्ञान है तो वह एक जो है पावर है, उसके बल पर जो है वह आप कई चीज़ें प्राप्त कर लेते हैं। और नो डाउट यह कहा भी जाता है, यह सामान्य देखा भी जाता है जीवन में कि जिसके पास ज्ञान होता है उसकी पूजा होती है ना। तो उसको इस प्रकार का एक कोटेशन वह देते हैं। आगे वह कहते हैं कि जो वैज्ञानिक पद्धति है उसका डेवलपमेंट कैसे किया जाए, तो उसके लिए आप जो त्रुटि है, जो सफल प्रयोग करने के लिए जो त्रुटि हो जाती है उसको पर आप कार्य करें, उसको यह देखें कि कैसे त्रुटि हो गई। यह नहीं आप करें कि जल्दीबाजी में कोई निर्णय जैसे कर लिया जाता है या किसी कार्य के करने के पहले कोई प्री एजम्पशन जब हम बना लेते हैं या कोई बना लेता है तो वो हमारी सोच जो होती है वह परिणाम से जो है वह डिफ़र हो जाती है। हम उसके प्रति जो है वह सही कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो यह कहते हैं कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। त्रुटि जो रहती है उसका प्रॉपर कारण की जानकारी जुटानी चाहिए होती है और तब वह सफल प्रयोग करने में आप सक्षम हो पाएंगे। आगे वह कहते हैं कि साइंस का जो उद्देश्य होता है, हालांकि इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि वह उद्देश्य जो होता है वह सामान्य हित, जनता के हित में जो है वह होना चाहिए। और एक चीज़ यहाँ पर वह बात करते हैं मेटाफिजिक्स और पंडितवाद, स्कॉलेटिसिज्म की बात करते हैं और इन दोनों की जो है वह आलोचना करते हैं। क्यों आलोचना करते हैं? वह कहते हैं कि मेटाफिजिक्स जो होता है, मेटाफिजिक्स जो है वास्तविकता से परे चीज़ होती है, उसमें वास्तविकता नहीं होती है। एक फीलिंग होता है, एक अटैचमेंट होता है, एक अनुभव से वह जुड़ा हुआ चीज़ रहता है, रियलिटी से वह उसका कोई वास्ता नहीं रहता है। और इसकी आलोचना करते हुए एक वह व्यंग करते हैं, लिखते हैं व्यंग करते हुए कि यदि एक कुमारी कन्या को ईश्वर के समक्ष दे दिया जाए या ईश्वर को समर्पित कर दिया जाए तो वह बांझ रह जाएगी। अब सोचिए यह क्या वह कहना चाह रहे हैं कि जो उसके नेचुरल चीज़ें हैं वह भी डेवलप नहीं हो सकती हैं।
मेटाफिजिक्स की अगर बात करेंगे तो मेटाफिजिक्स को अगर आप मानेंगे सही, तो एक कन्या को अगर ईश्वर के समर्पित कर दिया जाए तो वह अपनी जो जेन्युइन कार्य होता है, जो नेचर के द्वारा उसको प्राप्त होता है, वह भी उसको नहीं होगा। इस तरह से करके उसकी वह आलोचना करते हैं फ्रांसिस बेकन। ठीक है, उसके बाद पांडित्यवाद की जो है वह आलोचना क्यों करते हैं? वह कहते हैं कि इस विचारधारा के मानने वाले जो लोग होते हैं, वह उनके द्वारा जो अभिकल्पित चीज़ें जो हैं, जो वह सोच रखे हैं कि हाँ यह है, उसको प्रूव करने में, वह उसको तथ्य को खोजने में ही केवल लगे रहते हैं, उस चीज़ को प्रूव करने में कि हाँ यह सही है, जो हमारे पहले वाले लोग जो थे वह कहे हैं वह सही है। यानी कि वह अपने विद्वता को प्रूव करने में लगे रहते हैं, नई चीज़ जो है, नए ज्ञान की खोज वह नहीं करते हैं। इस कारण से जो है पांडित्यवाद की जो है वह आलोचना करते हैं। आगे वह लिखते हैं कि वैज्ञानिक जो होते हैं वह उनका जो पद्धति होती है वो नो डाउट उपयुक्त होती है, समाज के लिए वह उपयोगी होता है, लेकिन सिर्फ पद्धति ही आवश्यक नहीं है, उपयुक्त पद्धति का होना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि उसको राजनीतिक समर्थन भी मिलना जरूरी है। और इसी कारण से फ्रांसिस बेकन जो हैं वह कहते हैं कि वैज्ञानिकों को सत्ता सौंप देनी चाहिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे दृष्टिकोण से कि यह प्रश्न बन सकता है कि किसने यह विचार दिया कि वैज्ञानिकों को सत्ता सौंप देनी चाहिए। जैसे प्लेटो जो है वह कहता है ना कि दार्शनिकों को सत्ता सौंप देनी चाहिए, कहता है ना, तो यह भी प्रश्न बन सकता है ना कि वैज्ञानिकों को सत्ता देने की बात कौन कहता है? तो वह फ्रांसिस बेकन कहता है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि वह पॉलिटिकल साइंस से बिलोंग नहीं करते हैं, वह सोशल साइंस से समाज वैज्ञानिक हैं। वह कहते हैं कि कार्ल मैनहैम उनका नाम है, वह लिखते हैं कि सत्ता जो है वह समाज वैज्ञानिकों को सौंप देना चाहिए। किसको सौंप देना चाहिए? जो समाज वैज्ञानिक हैं, सोशल साइंस से बिलोंग करते हैं, सोशोलॉजी से जो हैं, वो उनको जो है सत्ता सौंप देनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगेगा कि ये जो है वैज्ञानिकों के सत्ता सौंपने की बात कर रहे हैं, प्लेटो जो है वह दार्शनिकों के सत्ता सौंपने की बात कर रहे हैं, कार्ल मैनहैम जो कहते हैं कि समाज वैज्ञानिकों को सत्ता सौंप देनी चाहिए, है ना। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको लगेगा कि सब एक ही तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन सब में अंतर है और सब एक नहीं है। आगे मैं आपको यह बताऊंगा कि ये सिर्फ इस तरह से कह देने से जो है बातें सब एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इनके ये पर्सनल विचार हैं। कुछ सही भी कुछ सही भी होते हैं, कुछ की आलोचना भी होती है, स्वाभाविक है। चाहे आप कोई भी काम करें उसमें कुछ लोग आपकी आलोचना करते हैं, कुछ लोग उसमें पॉजिटिव भी होते हैं, कुछ बातें सच्चाई भी होती है। तो फ्रांसिस बेकन जो है इतनी सारी बातें जब वह कहते हैं तो स्वाभाविक है कि उसकी आलोचक तो होंगे ही होंगे। हालांकि यहाँ पर आलोचक के नाम नहीं आता है, लेकिन एक जनरलाइजेशन जो है आलोचना होती है, वह आलोचक कहते हैं कि अगर इन सारे वैज्ञानिकों या पॉलिटिकल साइंस के थिंकरों की अगर बात एप्लीकेबल हो जाए तो कहीं ना कहीं जो है वह सत्तावाद यानी कि अथॉरिटेरियनिज्म को जो है बढ़ावा दिया जाएगा, और वैसी स्थिति में कोई भी पब्लिक के जो लिबर्टी है या जो राइट्स हैं वह प्राप्त नहीं होंगे। उसके राइट्स जो हैं वह कहीं ना कहीं जो है, उसकी लिबर्टी जो है कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। जैसे हम लोग अरस्तु की ही अगर बात करें तो अरस्तु 6 प्रकार के शासन व्यवस्था की बात करता है, जिसमें वह एक व्यक्ति के बेस्ट शासन जो है मोनार्की को मानता है। और मोनार्की के अंतर्गत नो डाउट अगर राजा अच्छा है और वह अपने जनता के विकास के लिए कार्य करना चाहता है तो निश्चित रूप से वह अच्छा शासक हो सकता है। लेकिन कार्य करते करते धीरे धीरे आदमी को जो है एक नशा चढ़ता है पावर का, तो वह फिर जो है जनहित के कार्य छोड़ करके स्वहित के लिए वह कार्य करने लगता है, और वह एक टिरनी में जो है वह कन्वर्ट हो जाता है। टिरनी यानी कि जो है निरंकुश व्यवस्था, वह किसी पर किसी तरह का कोई शासन जो है बेलगाम हो जाना, इस तरह के शासन वह करने लगता है। तो यह व्यवस्था अगर एक वैज्ञानिक या समाज वैज्ञानिक या दार्शनिकों को भी अगर दे दिया जाए तो थोड़े समय के लिए वो हो सकता है कि ठीक हो, या हमेशा के लिए भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन यह भी संभावना होगी कि वह व्यक्ति जो है वह डिक्टेटर या टिरनी में भी जो है वह बदल सकता है।
इस तरह से जो है इसकी आलोचना होती है। और यह आलोचक लोग जो है वह कहते हैं कि इन समाज वैज्ञानिकों को या वैज्ञानिकों को या बुद्धिजीवी जो इस प्रकार के लोग हैं, इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं, उनको समाज में रह कर करके समाज के विकास हेतु अपने ज्ञान की बुद्धि से आलोचना कर करके या एक व्यवस्था बना कर करके एक उद्योग डेवलप कर करके जो है वह अपनी उपस्थिति दर्ज करनी चाहिए और इन भूमिकाओं को वह संभाल लेना चाहिए। तो ये सारी जो है वह बिंदु फ्रांसिस बेकन के संबंध में थी। आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लग रही होगी और आपके पढ़ाई में जो है एक सहायक के रूप में पेश हो रहा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे लाभ हो रहा होगा और आप चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और जो है लाइक ज़रूर कर दिए होंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।